नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 11 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है मरकर भी जो अमर है। आप सभी को कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 11 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 11 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 11 है और इस पाठ का नाम है मरकर भी जो अमर है। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? देश प्रेम की भावना, त्याग, बलिदान तथा साहस के गुणों का विकास होगा। साथ ही मुहावरों का प्रयोग, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, अनुस्वार और अनुनासिक और उपसर्ग का प्रयोग और प्रत्यय संधि के बारे में भी हम इस पाठ में सीखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो फोटो है चंद्रशेखर आजाद की है। क नंबर पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं इस पाठ को पढ़ के मरकर भी जो किस प्रकार से अमर है। तो सन 1921 असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था। काशी की सड़क पर एक जन समूह चला जा रहा था। समूह में 15 वर्षीय एक निर्भीक बालक बड़े उत्साह के साथ भारत माता की जय, महात्मा गांधी और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा था। अचानक घुड़सवार पुलिस उन पर डंडे बरसाने लगी और बहुत से लोग बंदी बना लिए गए। बंदी बनाए गए व्यक्तियों में वह निर्भीक बालक भी था। उसे न्यायालय में उपस्थित किया गया। न्यायाधीश मतलब मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम? तो बालक ने सीना फुलाकर उत्तर दिया, आजाद। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया, पिता का नाम? तो उत्तर मिला, स्वाधीन। न्यायाधीश कुछ चौंके, फिर पूछा, तुम्हारा घर कहां है? तो बालक ने उसी स्वर में कहा, जेल खाना। न्यायाधीश ने उसे 15 बेत मारने का दंड दिया और प्रत्येक बेत की मार के साथ पीठ की चमड़ी उधड़ने लगी। पर बेत पढ़ते ही बालक भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय बोलता रहा। बालक का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इस घटना के बाद लोग उसे चंद्रशेखर आजाद पुकारने लगे। चंद्रशेखर आजाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई सन 1906 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर बचपन से ही साहसी थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना थी। वे पढ़ने के लिए काशी मतलब वाराणसी आ गए और संस्कृत विद्यालय में विद्या अध्ययन करने लगे। चलिएगा अगले पेज में चलते हैं। अन्याय को देखकर आजाद का खून खौल उठता था। अतः यह स्वाभाविक ही था कि वे सारे देश में हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार को कैसे सहन करते। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारियों का संगठन बनाया। आजाद शारीरिक बल और सूझबूझ के धनी तो थे ही, बहुत फुर्तीले भी थे। क्रांतिकारियों के दल में उनका नाम क्विक सिल्वर मतलब उनका जो नाम है गुप्त रूप से क्विक सिल्वर अर्थात पारा था। इन्हीं गुणों के कारण वे कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। काकोरी कांड के बाद कई प्रमुख क्रांतिकारी पकड़े गए थे। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख थे। इन सबको फांसी दे दी गई, पर चंद्रशेखर आजाद को पुलिस छू भी नहीं पाई। वे झांसी में वेश बदलकर रहने लगे। उन्होंने अपना नाम हरिशंकर ब्रह्मचारी रख लिया। इस समय उनके प्रमुख साथी मास्टर रुद्र नारायण, भगवान दास माहौर, सदाशिवराव और मलकापुर तथा विश्वनाथ वैशम पायन थे। जब झांसी में गुप्तचरों को आजाद की भनक मिली तो वे ओरछा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के पास सातार नदी के तट पर एक मंदिर में रहने लगे। यहां रहते हुए उन्होंने फिर से अपना संगठन खड़ा किया। झांसी में बिताए अज्ञातवास की अवधि में
आजाद को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर इससे उनके मस्त स्वभाव और जीवटता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना ही उन्होंने अपनी ईमानदारी पर आंच आने दी। ऐसा ही एक प्रसंग है, और वो प्रसंग क्या है, पढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद झांसी में एक छोटे से खोखे में रहते थे। खाने का कोई ठिकाना नहीं। कई दिन केवल एक बार चना चबेना खाकर रहना पड़ता। एक बार उनके पास केवल एक आना था। वे एक आने के भुने चने ले आए और खाने लगे। खाते खाते आखिरी मुट्ठी भरी तो उन्हें कुछ गोल गोल चपटा सा लगा। मुट्ठी खोली तो देखा चनों में एक इकन्नी थी। पहले तो सोचा चलो कल के खाने की व्यवस्था तो हुई। फिर उनका मन अपने इस विचार पर ग्लानि से भर उठा। अरे, यह तो उस चने वाले की मेहनत की कमाई है, इस पर मेरा क्या अधिकार। चने खाकर उन्होंने पानी पिया और चने वाले को उसकी इकन्नी लौटा आए। देश के लिए अंग्रेजी खजाना लूटना अलग बात थी, पर स्वयं के लिए एक इकन्नी रखना भी आजाद को स्वीकारना था, भले ही भूखा क्यों ना रहना पड़े। आजाद के पास एक माउजर पिस्तौल थी। वे उसे बलख बुखारा कहते थे। इस पिस्तौल को वे बड़ा ही संभाल कर रखते थे, क्योंकि पुलिस का सामना करने के लिए और कोई उपाय ना था। वे कहते थे, जब तक मेरा बलख बुखारा मेरे पास है, अंग्रेज मुझे छू भी नहीं सकते। मैं आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। उनका यह संकल्प टूटा भी नहीं। 27 फरवरी 1931 का दिन था। आजाद और सुखदेव इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। विशंभरनाथ सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी ने उनको पहचान लिया। उसने गुप्तचर पुलिस अधीक्षक नाटबावर को इसकी सूचना दी। नाटबावर ने दल बल के साथ आजाद को घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। एक गोली आजाद के पांव में आ लगी। उधर उनकी गोली ने विशंभरनाथ का जबड़ा तोड़ दिया। दूसरी गोली नाटबावर की कलाई पर लगी। अपने आप को घिरता देखकर आजाद ने सुखदेव को वहां से जाने की आज्ञा दी और स्वयं अंग्रेजों का सामना करने लगे। धीरे धीरे उनकी गोलियां समाप्त होने लगी। आजाद ने अंतिम गोली अपनी ही कनपट्टी पर दाग दी। आजाद का निस्पंद शरीर भूमि पर पड़ा था, मानो भारत मां का लाडला सपूत मां की गोद में सो गया हो। आज इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क शहीद पार्क के नाम से जाना जाता है और आजाद के बलिदान स्थल पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित है। वहां जाने वाला हर व्यक्ति उस हुतात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने को धन्य समझता है। तो हमने देखा किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद मरकर भी जो अमर है। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं राजा भाऊ महाकाल के बारे में। चलिएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम तथा क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया, पर स्वतंत्रता अभी अधूरी थी। भारत भूमि के कुछ भूभागों पर अभी भी विदेशियों का आधिपत्य था, मतलब राज्य था। फ्रांस का शासन पांडिचेरी पर और पुर्तगाल का शासन गोवा दमन द्वीप पर स्थापित था। स्वतंत्र भारत की सरकार ने दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने के प्रयत्न किए। फ्रांस ने पांडिचेरी पर अपना शासन समाप्त कर इस क्षेत्र को भारत को सौंप दिया, पर पुर्तगाल की सरकार गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। परिणामतः 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में सभी वर्ग, जाति, धर्म और विचारधारा के लोगों ने तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मध्य प्रदेश के भी अनेक नवयुवकों ने इसमें भाग लिया और इन युवकों में एक युवक था राजा भाऊ महाकाल। गोवा मुक्ति आंदोलन समिति ने निश्चय किया कि 15 अगस्त 1955 के दिन गोवा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाए और गोवा को आजाद कराया जाए। इस हेतु सभी सत्याग्रही पहले पूना के केसरी भवन में
एकत्रित हुए। वहां से 4-4 की टोली में गोवा में प्रवेश करने और तिरंगा ध्वज फहराने की योजना बनी। योजना अनुसार 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही बेलगांव पहुंचे और बेलगांव से 4-4 की टोलियों में सत्याग्रहियों ने गोवा की सीमा में प्रवेश किया। सत्याग्रही आगे बढ़ते जा रहे थे और गोवा की पुलिस उन पर निर्दयतापूर्वक गोलियां चला रही थी। राजा भाऊ महाकाल की टोली भी तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी, उस पर भी गोलियां दागी जा रही थी। एक एक करके सभी सत्याग्रही जमीन पर गिरने लगे और तभी तेजी से आगे बढ़कर तिरंगे झंडे को राजा भाऊ महाकाल ने संभाला और भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय बोलते हुए आगे बढ़े। सामने से पुर्तगाल की पुलिस द्वारा लगातार गोलियां चलाई जा रही थी। एक गोली राजा भाऊ महाकाल के सिर पर लगी और गोली लगने से उनकी आंख पर घाव हो गया। फिर भी वे वीरतापूर्वक आगे बढ़ते गए और अधिक खून बह जाने के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। 20 घंटे तक मृत्यु से संघर्ष करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। आंदोलन में एक ही दिन में 100 सत्याग्रही गोलियां खाते हुए भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय बोलते हुए शहीद हुए, जिसमें ब्यावरा के श्री गंगा विष्णु श्याम भरथरे का नाम भी उल्लेखनीय है। राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम बलवंत भट्ट महाकाल तथा मां का नाम अन्नपूर्णा देवी था। राजा भाऊ महाकाल का परिवार मूलतः महाराष्ट्र का तेलंग ब्राह्मण परिवार था और महादजी सिंधिया के समय जो विद्वान ब्राह्मण महाराष्ट्र से आए उनमें यह परिवार भी था। इस परिवार को महाकाल की पूजा का कार्य दिया गया। तब से राजा भाऊ का परिवार भगवान महाकाल की पूजा करता आ रहा है तथा इस परिवार के नाम के साथ महाकाल भी जुड़ गया। राजा भाऊ महाकाल की शिक्षा उज्जैन में ही हुई और बचपन में उन्हें व्यायाम करने, क्षिप्रा नदी में नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। 1952 के कश्मीर आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया और 1955 में 2 बार किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। जब देश में गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन करने का आह्वान हुआ तो राजा भाऊ महाकाल ने उस आंदोलन में भाग लिया और 10 अगस्त 1955 के दिन इंदौर के सुभाष चौक में भाषण देते हुए राजा भाऊ महाकाल ने कहा, भारत की अखंडता और सुख समृद्धि ही हमारे जीवन का स्वप्न है। इसी स्वप्न को साकार करने के लिए हम गोवा की ओर जा रहे हैं। वहां यदि हमें मृत्यु से भी आलिंगन करना पड़े तो हम हंसते हंसते करेंगे। राजा भाऊ महाकाल ने ऐसा ही किया। उन्हें सिर में गोली लगी तब उन्होंने अपने साथियों से कहा, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं है। वे साहसी और वीर पुरुष ही होते हैं जो अपने आप को मातृभूमि पर बलिदान करने के लिए बंदूक की गोली को कंकड़ लगने के रूप में लेते हैं। यह भी संयोग है कि राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी को हुआ और देश के लिए उनका बलिदान 15 अगस्त को हुआ। ये दोनों ही दिन राष्ट्रीय दिवस है। बताइए, अभी तक हमको पता नहीं था, जब पाठ को पढ़ा तब जाना। अब अभ्यास में चलते हैं। बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे लिखे गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से खोजकर लिखें। अब आप पुस्तक के आखिरी में जाएंगे तो वहां पे शब्दकोश दिया हुआ है, जहां पे आप देखेंगे इन कठिन शब्दों का अर्थ दिया हुआ है। तो सुगठित का मतलब यहां पर गठा हुआ लिखेंगे। उद्घोष करना मतलब नारा लगाना। जीवटता का मतलब जिंदा दिली। निर्दय मतलब दया रहित। निर्भीक मतलब निडर। अज्ञातवास का मतलब छिप कर रहना। एक आना मतलब पुरानी मुद्रा। प्रभाव का मतलब संचार या वेग। हुतात्मा का मतलब मृतात्मा। न्यायालय मतलब न्याय का स्थान। आधिपत्य का मतलब प्रभाव या राज। और सर्वहारा का मतलब कंगाल। चलेगा, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर का प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद कहां के रहने वाले थे? उनके माता पिता का नाम क्या था? उत्तर लिखते हैं। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक
गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड के बाद कौन कौन से क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें क्या सजा दी गई? तो उत्तर लिखते हैं, काकोरी कांड के बाद पकड़े गए क्रांतिकारियों में रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख थे। इन सभी को फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न है, अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर कहां कहां रहे और उन्हें किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो यहां पे उत्तर लिखते हैं, अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर आजाद झांसी तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ओरछा में सातार नदी के तट पर एक मंदिर में रहे और इस दौरान उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी क्यों लुटाई? उनके इस गुण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर लिखते हैं, चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी इसलिए लौटाई क्योंकि वे समझते थे कि वह इकन्नी तो चने वाले की मेहनत की कमाई थी। देश के लिए अंग्रेजी खजाना लूटना अलग बात थी, पर स्वयं के लिए एक इकन्नी रखना भी आजाद को स्वीकार न था। उनके इस गुण से हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी पर बने रहने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ? इस दिन अल्फ्रेड पार्क में आजाद सुखदेव के साथ बैठे थे। उन्हें पहचानकर अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और आजाद सुखदेव से वहां से जाने को कहा और स्वयं कई घंटों तक अकेले अंग्रेजों का सामना किया। जब उनके पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उसे उन्होंने स्वयं ही अपनी कनपट्टी में मार लिया और सदा के लिए मां भारती की गोद में सो गए। अगला प्रश्न है, राजा भाऊ महाकाल का जन्म कब और कहां हुआ? तो इसका उत्तर लिखते हैं, राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा भाऊ महाकाल को बचपन में क्या क्या शौक थे? तो उत्तर लिखते हैं, राजा भाऊ महाकाल को बचपन में व्यायाम करने और तैरने और घूमने का शौक था और नदी में जो है धारा के विपरीत प्रभाव में वे क्या करते थे? तैरते थे। अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल का क्या योगदान है? लिखिए। तो उत्तर लिखते हैं, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाली पुलिस का जमकर सामना किया। अंत में सिर पर गोली लगने के कारण वीर गति प्राप्त की। अगला प्रश्न है, राजा भाऊ महाकाल के शहीद होने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखते हैं, गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेते राजा भाऊ महाकाल की टोली पर पुलिस चारों ओर से गोलियां दाग रही थी। एक एक करके सत्याग्रही जमीन पर गिरने लगे। तभी तिरंगे झंडे को हाथ में संभाले राजा भाऊ के सिर पर एक गोली लगी। इससे उनकी आंख में घाव हो गया। फिर भी वे वीरतापूर्वक आगे बढ़ते गए, किंतु अधिक खून बह जाने के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े और 20 घंटों तक मृत्यु से संघर्ष करते हुए अंत में वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार से इन प्रश्नों के जो उत्तर है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों से छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब चंद्रशेखर आजाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने। यहाँ पे आप क्रांतिकारी यहां से आप छांट के लिख देंगे। नित्य व्यायाम करने से उनका शरीर सुगठित और शक्तिशाली था। यहाँ पे सुगठित और यहाँ पर शक्तिशाली आप लिख देंगे। अन्याय देखकर आजाद का खून खौलने लगता था। यहाँ पे आप खून शब्द लिख देंगे। क्रांतिकारियों के दल में उनका नाम क्विक सिल्वर था। यहां से आप क्विक सिल्वर जो शब्द है यहां लिखेंगे। आजाद ने अंतिम गोली अपनी ही कनपट्टी पर दाग दी। यहाँ पे कनपट्टी शब्द आ जाएगा। 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही बेलगांव पहुंचे। तो यहाँ पे बेलगांव शब्द आएगा। चलिएगा, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे ये लिखा है, सर्वोच्च, उद्घोष, व्यायाम, सुगठित, आर्थिक और अधीक्षक और हुतात्मा। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिएगा,
अब यहां पर प्राणों की आहुति देना, वीर गति को प्राप्त होना और छू नहीं पाना, तो हमको इनको मुहावरे के अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो प्राणों की आहुति देना मतलब जान देना। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से अकेले ही वीरता पूर्वक लड़ते हुए सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगला मुहावरा है वीर गति को प्राप्त होना, मतलब शहीद होना। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुई। अगला मुहावरा है छू नहीं पाना, समीप ना आना। इसका अर्थ होगा जीते जी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज छू तक नहीं पाए। अब अगला प्रश्न है अनुस्वार और अनुनासिकता वाले शब्दों को छाट कर लिखिए। अब यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक आप देख रहे हैं, यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। तो अनुस्वार वाले शब्द कौन कौन से हैं? आप जिसको अंक की मात्रा कहते हैं उसे अनुस्वार वाले शब्द कहेंगे। देखिएगा डंडा, पंथ, गंध, 15, अंचल और हंस। और अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, जैसे गांधी, सांस, कहां, टांगा, हंस और आंचल। इस प्रकार से आप यहां पे लिख देंगे। अब यहां पे देखिएगा इस प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। देखिएगा यहां पर जैसे वी से विख्यात, वी से विज्ञान और वी से विकास। तो कास में वी उपसर्ग है, ज्ञान में वी उपसर्ग है और ख्यात में वी है। वैसे आ से बनाना है तो आगमन, तो गमन में आ उपसर्ग जोड़े तो हो गया आगमन। सार में हमने यहां पर आ उपसर्ग जोड़ा तो ये हुआ आसार। और गत में हमने आ उपसर्ग को जोड़ा तो ये हो गया आगत। अब प्र उपसर्ग के साथ देखिएगा प्रगति, तो गति के साथ में हमने प्र उपसर्ग को जोड़ा तो ये हो गया प्रगति। और यहां पर प्रत्यय और यहां पर प्रसंकरण। इस प्रकार से आपने यहां पे देखा। वैसी पर के साथ में पराधीन, परीक्षा और परोपकार। अब चलिएगा तह प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। याद रखें किसी भी शब्द में उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। अब तह देखिएगा परिणाम तह, अंत तह, सामान्य तह, फल तह, मूल तह। ठीक है, इन शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। अब यहां पर प्राणोत्सर्ग, तो प्राण धन उत्सर्ग, हुतात्मा का हुत धन आत्मा, सत्याग्रह में सत्य धन आग्रह और महाकालेश्वर महाधन कालेश्वर। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 11 जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इस पाठ को पढ़ा भी और इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न थे उनके भी उत्तर हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।